नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन यानी NHRC के 28वें यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और उसकी तारीख़ इंसानी हुकूक़ और हिंदुस्तान के लिए इंसानी हुकूक़ की इक़दार का एक अजीम वसीला है। उन्होंने कहा कि एक मुल्क के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमने नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और हमने सदियों तक अपने हुकूक़ के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया पहली जंग अजीम के तशद्दुद से मुतासिर थी, हिंदुस्तान ने दुनिया को हुकूक़ और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया। वज़ीर आज़म ने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया बापू को इंसानी हुकूक़ और इंसानी इक़दार की अलामत के तौर पर देखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे कई मौक़े पर जब दुनिया वहम या तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, हिंदुस्तान इंसानी हुकूक़ के तईं पूरी तरह पुख्ता और हिस्सास रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी हुकूक़ का तसव्वुर गरीबों के विखार से क़रीबी ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि जब से गरीब तर शख्स को हुकूमत की स्कीमों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती, उस वक्त हुकूक़ का सवाल उठता है। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। लेकिन भारत और भारत की परंपरा ने सदियों से इस विचार को एक नई ऊंचाई दी है। हमारे यहां सदियों से शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत, यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें। इसका अर्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है। हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें, दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएं। हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें। जब समाज में ये सहजता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीवन मूल्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य ये दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर मानव विकास और मानव गरिमा की यात्रा आगे बढ़ती है। अधिकार जितना आवश्यक है, कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य की बात अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक साथ ही की जानी चाहिए। ये हम सभी का अनुभव है कि हम जितना कर्तव्य पर बल देते हैं उतना ही अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से निभाएं। इसके लिए भी हम सब ने मिलकर के निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रेरित करते रहना होगा। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। लखीमपुर खीरी में गुज़िश्ता 3 अक्टूबर को पेश आए तशद्दुद के शिकार किसानों की अंतिम अरदास में शिरकत करने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मंगल को लखीमपुर पहुंची। प्रियंका गांधी सुबह 8:30 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उनका काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हुआ। सीतापुर टोल प्लाजा पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के भारी भरकम काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए रोकने की कोशिश की, जिसके पेश नज़र कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान नोकझोंक भी हुई। आखिरकार काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों को रोककर काफिला आगे के लिए रवाना कर दिया गया। प्रियंका गांधी अंतिम अरदास के मुकाम पर जब पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। प्रियंका गांधी स्टेज की जगह नीचे ज़मीन पर लोगों के साथ बैठकर किसानों की तकरीर सुनती नजर आई। प्रियंका गांधी के काफिले में रियासती कांग्रेस सदर विजय कुमार लल्लू, रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र हुडा, नेशनल सेक्रेटरी धीरज गिरजर भी शामिल थे।
तिकोनिया गांव में एक मैदान में अंतिम अरदास की तैयारी की गई थी, जिसकी क़यादत किसान लीडर राकेश टिकैत ने संभाली। आखिरी अरदास तकरीब के पेश नज़र लखीमपुर खीरी में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। काबिल जिक्र है कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में 4 किसानों के कुचले जाने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। इसमें 2 बीजेपी कारकुन, एक मीडिया नुमाइंदा और एक गाड़ी ड्राइवर की मौत हो गई थी। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी लीडरों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कलीदी मुलजिम मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और वजीर की बर्खास्तगी का मुतालबा किया था। लखीमपुर खीरी तशद्दुद में हलाक किसानों की आज अंतिम अरदास थी, जिसमें किसानों के साथ साथ मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के कायदीन और कारकुनों की भी बड़ी तादाद पहुंची। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने बीजेपी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया को भी पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। लखीमपुर तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर तंजिया अंदाज में उन्होंने पुलिस से कई सवाल भी पूछे। राकेश टिकैत ने अंतिम अरदास में जमा भीड़ से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का तस्करा करते हुए कहा कि फिलहाल रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई है, गुलदस्तों वाला रिमांड है, किसी पुलिस अफसर की हिम्मत नहीं कि पूछताछ करे। टिकैत ने यह भी कहा कि जब तक अजय मिश्रा को वजारती ओहदे से हटाकर गिरफ्तार नहीं किया जाता, किसानों की तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाप बेटे से पूछताछ होगी, तभी लखीमपुर की साजिश का इंकशाफ होगा। ये किस्म से गुंडागर्दी है। यह आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक मंत्री का इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, उन दोनों का रिमांड नहीं होता। अभी ये अधूरा है, इसीलिए ये प्रोग्राम रखे। आज का जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो आज हुआ। आज के बाद में जो 15 तारीख आएगी उसमें पुतले दहन होंगे। वे कहां कहां होंगे वे सब लोग उसको डिसाइड कर लेंगे। जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पे ना करें, वो तय कर लेंगे। 18 तारीख को राज्यपाल जी ने वो जो 6 बजे का है, 6 बजे का नहीं, वो 6 घंटे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटे और 4 बजे तक ट्रेनें जाम रहेगी पूरे देश भर में। और जो अस्थि कलश हैं ये हर जिले और प्रदेश में जगह जगह जाएंगे। इनको लोग श्रद्धांजलि देंगे, अपने आगे की प्रोग्राम की तैयारी करेंगे। और इनको 24 तारीख को जहां पे भी हम इनको परवाह करते हैं अब अपने क्षेत्र में, वहां विधि विधान से इनको परवाह वहां पे करेंगे। 26 तारीख की बड़ी पंचायत लखनऊ में है, उसकी तैयारी हमको करनी है। उसके बाद में आगे जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जो भी हमारी लीडरशिप तय करेगी, उसके आगे के प्रोग्राम बनाएंगे। दिल्ली के आंदोलन चले हुए हैं, यहाँ के अलग आंदोलन है, और ये भी एक डिमांड में शामिल हमारा हमेशा रहेगा कि मंत्री की बर्खास्तगी, उसकी गिरफ्तारी। और हमारा आंदोलन हमेशा संघर्ष से समाधान तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार चाहती है कि समाधान से संघर्ष की तरफ हम जाएंगे, इसीलिए वो बहुत तरह तरह के एलिगेशन आप लोग पर लगाते हैं, किसान संगठनों पर लगाते हैं। वे झगड़ा करवाना चाहते हैं। हमको उन सब चीजों से बचना है। हमको शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन जब तक इसका समाधान। गूगल की जीमेल सर्विस आउटेज की वजह से ट्विटर पर #Gmail डाउन ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर कई यूजर्स इसकी सर्विस डाउन होने की बात बता रहे हैं। बीते सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को भी ऐसे ही आउटेज का सामना करना पड़ा था। 4 अक्टूबर की रात को फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 8 घंटे के लिए डाउन हो गए थे। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जीमेल के काम नहीं करने की खबरें आ रही हैं। इस वजह से लोग ईमेल नहीं भेज पा रहे हैं। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 68% यूजर्स ने बताया कि वो वेबसाइट में मसाइल का सामना कर रहे हैं। 18% ने सर्वर कनेक्शन की इत्तला दी, वहीं 14% ने लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में बताया। हिंदुस्तान के साथ कुछ दीगर मुल्कों के यूजर्स ने भी ट्विटर पर ऐसी शिकायत की है। उनके साथ
भी जीमेल लॉगिन और ईमेल सेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। कई यूजर्स जीमेल सर्वर्स के डाउन होने के बारे में लिख रहे हैं, हालांकि इस बारे में अब तक गूगल ने कोई कमेंट नहीं किया है। हफ्ता भर पहले फेसबुक को 2 बार आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसने माफी भी मांगी थी। महल जैसे घर में रहने वाले एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आज अर्थर रोड जेल में 5वां दिन है। 8 अक्टूबर की दोपहर उन्हें यहां लाया गया था। जेल में बंद आर्यन की हालत को लेकर अब एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। जेल के जराये की माने तो आर्यन ने जेल में आने के बाद ठीक से खाना नहीं खाया। वो पिछले 4 दिनों से कैंटीन से खरीदे बिस्किट, जो पार्ले जी बिस्किट है, उस पर जिंदा है। जेल के ओहदेदार और मुलाजिमीन उन्हें लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो भूख नहीं लगने की बात कहते हुए कुछ भी नहीं खा रहे हैं। यह जानकारी भी सामने आई है कि आज सुबह आमद वार्ड के बाबा कांस्टेबल ने आर्यन को कुछ पार्ले जी के बिस्किट लाकर दिए थे। आर्यन के पास सिर्फ 3 बोतल पानी बचा है। पानी की 1 दर्जन बोतलों को उन्होंने जेल में एंट्री से पहले खरीदा था। जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी अपने साथ सिर्फ 2500 रुपये ही अंदर ले जा सकता है। ये पैसे जेल के अकाउंट में जमा होते हैं और इसके बदले में कैदी को 1 महीने के दौरान कूपन दिया जाता है। इन कूपन्स का इस्तेमाल करके वो जेल की कैंटीन से खाने का सामान, साबुन, तेल और टूथपेस्ट खरीद सकता है। जेल की कैंटीन में नमकीन, बिस्किट और चिप्स भी मिलते हैं। जेल जराये की माने तो आर्यन का पेट भी 3-4 दिनों से साफ नहीं हुआ है। उनके टॉयलेट नहीं जाने से जेल के ओहदेदार काफ़ी मुतफक्किर हैं कि कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। जेल मुलाजिमीन और एंट्री वार्ड के बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन नहीं मान रहे हैं। आर्यन के साथ अरबाज को भी एक ही सेल में रखा गया है। आर्यन के घर से 2 चादर और कुछ कपड़े ही आए हैं। जेल की जानिब से उन्हें एक कंबल बिछाने के लिए दिया गया। ये भी जानकारी सामने आई कि आर्यन 4 दिनों से नहाए नहीं, हालांकि जेल के कवायद के मुताबिक उन्हें डेली शेविंग करानी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कोरोना की। दुनिया में कोरोना वबा को आए हुए पूरे 2 साल होने वाले हैं और आज भी कई मुल्कों में काफ़ी तादाद में मुतासरीन के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दुनिया के तमाम मुल्क अब कोरोना को लेकर सख्ती पर ढिलाई करने लगे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 238.2 मिलियन से ऊपर ये केस लोड आ चुके हैं, जबकि अमवात का आंकड़ा 4.85 मिलियन यानी करीब 48,50,000 से ज़्यादा हो चुका है और अब तक दुनिया में वैक्सीनेशन 6.49 बिलियन के करीब हो गया है। मंगल की सुबह अपने नए अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने जानकारी दी कि मौजूदा केस लोड, मरने वालों की तादाद और वैक्सीनेशन की तादाद अगर हम देखें तो मजमूई केसेस 23,82,37,900 हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 48,56,841 और जबकि वैक्सीनेशन हम बता चुके हैं 6.49 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 14,313 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 2,14,900 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये परसेंटेज 0.63% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 11,81,786 कोविड के टेस्ट किए गए हैं। अब तक मुल्क में 58,50,38,043 कोविड के टेस्ट हो चुके हैं। हिंदुस्तान में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आज सुबह खबर आई थी कि मरकजी हुकूमत की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद वजीर सेहत ने इससे इनकार किया। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर मरकजी वजीर सेहत भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन सामने आ रहा है। अभी DCGI की भी मंजूरी नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स ये फैसला लेंगे, उसके बाद ये वैक्सीन मार्केट में आएगी। ये प्रोसेस चल रहा है और उसमें हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने तीसरी लहर का इंतबाह देने के बाद 12 मई को बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की सिफारिश की थी। इसे मानते हुए DCGI ने ट्रायल को मंजूरी दी थी। भारत बायोटेक ने बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जून में शुरू किया था। हालांकि अभी इसको आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी इस तरह के ट्रायल्स के बाद बच्चों के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। यूरोप में मॉडर्ना की वैक्सीन को बच्चों के लिए अप्रूव करने से पहले 12 से 17 साल के 3,732 बच्चों पर ट्रायल किया गया था। ट्रायल के नतीजे सामने
आए थे कि वैक्सीन ने बच्चों में भी बड़ों के बराबर ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है। ट्रायल के दौरान 2163 बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी गई थी और 1073 को प्लाज्मो। जिन 2163 बच्चों को वैक्सीन दी गई उनमें से किसी को ना तो कोरोना हुआ और ना ही कोई संगीन साइड इफेक्ट से मुतासिर हुआ। चीनी वैक्सीन कोरोनावैक भी 3 से 17 साल के बच्चों पर असरदार पाई गई। कंपनी ने 2 फेज में 550 से ज़्यादा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया था। कंपनी ने बताया था कि ट्रायल में शामिल सिर्फ 2 बच्चों को ही वैक्सीनेशन के बाद तेज बुखार आया था, बाकी किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा था। वैक्सीनेशन के बाद 98% बच्चों में एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हुई थी। फाइजर ने बच्चों पर अपनी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पता करने के लिए 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर ट्रायल किया था। इनमें से 1131 को वैक्सीन और बाकी 1129 को प्लाज्मो दिया गया था। वैक्सीन लेने वाले 1131 बच्चों में से किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। ट्रायल के नतीजों के बाद फाइजर ने कहा था कि उसकी वैक्सीन बच्चों में 100% इफेक्टिव है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के कम होते केसेस को देखते हुए पैसेंजर एयरप्लेन्स को पूरी कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। मरकजी हुकूमत ने 18 अक्टूबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ उड़ाने की इजाज़त दी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंगल के रोज़ बताया कि मुल्क में अब डोमेस्टिक फ़्लाइट बिना पाबंदियों के उड़ाने की इजाज़त दी जा रही है। मुसाफिरीन की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। नया हुक्म पीर के रोज़ यानी 18 अक्टूबर से असरदार होगा। हालांकि हुकूमत ने सभी एयरलाइंस को कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान में पावर प्लांटों में कोयले की कमी की तशवीश के बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह और कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस मीटिंग में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC), पावर और कोल मिनिस्ट्री के अहदेदार भी शामिल हुए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक मुल्क में थर्मल प्लांट्स में कोयले के भंडार की कमी का सामना है, जिससे बिजली बहरान पैदा हो सकता है। 5 अक्टूबर को पावर जनरेशन के लिए कोयले का इस्तेमाल करने वाले 135 थर्मल प्लांट्स में से 106 या लगभग 80% या तो क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्टेज में थे, यानी उनके पास अगले 6 से 7 दिनों के लिए ही स्टॉक था। कई रियासतों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनज़र बिजली कटौती का भी इंतबाह दिया है, लेकिन कोयले की वजारत ने कहा कि बिजली के प्रोडक्शन प्लांट की मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में दरकार मिकदार में ड्राई फ्यूल मौजूद है और पावर सप्लाई में किसी भी तरह के जो खबरें आ रही हैं इन खबरों को खारिज किया गया। इतवार के रोज़ एक बयान में कोल मिनिस्ट्री ने कहा था कि कोयले से चलने वाले प्लांट में मौजूदा ईंधन स्टॉक लगभग 7.2 मिलियन टन है, जो 4 दिनों के लिए काफ़ी है। दिल्ली के एनर्जी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोई पावर प्लांट नहीं है, हम दूसरी रियासतों से कोयला प्लांट से बिजली खरीदते हैं। NTPC ने अपने सभी यूनिट्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को उनकी पूरी कैपेसिटी को आधा कर दिया है। इसके 2 वजूहात हो सकती है, पहला तो कोयले की कमी हो सकती है या फिर दूसरा मरकज़ ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा हो। दिल्ली में ब्लैकआउट मरकज़ के फैसले पर मुनस्सिर करता है। अभी सिर्फ आधी सप्लाई मिल रही है, अगर ये भी नहीं होती है तो ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। 24 घंटे बिजली देंगे हमारे को। बिजली इस टाइम क्योंकि NTPC आधी बिजली दे रहा है, हमारे करार उनके साथ जो समझौता है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो हमारा 3500 मेगावाट का है, वो हमारे को 1750 मेगावाट दे रहे हैं। तो बाकी बिजली हमारे को और सोर्सेज से खरीदनी पड़ रही है। एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं तो 20 रुपये यूनिट मिलती है जी। हमें अगर गैस, जो कि केंद्र सरकार ने हमारे को कंट्रोल रेट की गैस देना बंद कर दिया, दिल्ली को नहीं देते जी। अब कंट्रोल रेट की गैस 0 देते हैं, तो मार्केट रेट पे जो गैस खरीद रहे हैं उससे बनाते हैं तो 17 रुपये 25 पैसे पड़ती है, जिसमें ट्रांसमिशन लॉस और ट्रांसमिशन कॉस्ट दोनों मिलाने के बाद वो 23 रुपये 22 रुपये 23 रुपये यूनिट पड़ती है। और जो 20 रुपये एक्सचेंज से खरीदते हैं वो 25 रुपये यूनिट पड़ती है। 23 रुपये यूनिट और 25 रुपये यूनिट की बिजली खरीदने के बाद कैसे काम चलेगा? और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि केंद्र सरकार ने अपना उत्पादन एक प्लांट में नहीं, सारे प्लांट्स पे एक साथ आधा कर दिया, देश के जितने प्लांट्स हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि कोयले की कमी है, और सच्चाई भी है कि किसी भी प्लांट पे 3-4 दिन से ज़्यादा कोयला बचा नहीं है। और ये भी हो सकता है केंद्र सरकार ने जानबूझ के उत्पादन आधा किया हो। सर, कारण क्या हो सकता है? बता दिए, दो बता दिए ना आपको कारण, कि जानबूझ के
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो 10 साल से ज़्यादा वक्त से दिल्ली में रह रहा था। इसका नाम मोहम्मद अशरफ बताया गया है। वो पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल का रहने वाला है। पुलिस अशरफ की गिरफ्तारी को स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी मान रही है। गिरफ्तारी के बाद अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अशरफ हिंदुस्तान में रहकर स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। वो अली अहमद नूरी के नाम से दिल्ली के शास्त्री नगर में रह रहा था। अशरफ पहली बार बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी बॉर्डर से हिंदुस्तान आया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद से वो पाकिस्तान के हैंडलर के राब्ते में था। उसे भर्ती करने वाले हैंडलर का कोड नेम नासिर था। नासिर ही अशरफ को हुक्म दिया करता था। स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद कुशवाहा ने मंगल के रोज बताया कि अशरफ को पीर की रात 9:20 पर गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम करके कोई बड़ी साजिश रच रहा था। वो दिल्ली में रहकर अपनी पहचान पीर मौलाना के तौर पर बना रहा था। उसने जाली दस्तावेजों के जरिए हिंदुस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हासिल किया था। ये बिहार में बनवाया गया। अशरफ के पास कई फर्जी ID मिले। इनमें से एक अहमद नूरी नाम से बनवाया गया था। दस्तावेज के लिए उसने गाजियाबाद की एक खातून से शादी भी की थी। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 राइफल, इसकी एक मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और 50 राउंड गोलियों के साथ 2 पिस्टल बरामद की हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के फ्रीपुरा में मंगल की सुबह से जारी तसादुम में 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट्स हलाक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में इस तसादुम के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि फ्रीपुरा शोपियान में जारी तसादुम में 2 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स हलाक हुए, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कबल अज़ीं सरकारी ज़राए ने बताया कि मिलिटेंट्स के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर फौज की 34 RR CRPF की 14 बटालियन और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने शोपियान के फ्रीपुरा गांव को मुहासरे में ले लिया। उन्होंने बताया कि जो ही तलाशी ऑपरेशन के लिए एक पार्टी एक मुश्तबा जगह के पास पहुंची तो वहां छुपे मिलिटेंट्स ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। बता दें कि ज़िले शोपियान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली दूसरी तसादुम आ रही है। कबल अज़ीं ज़िले के तलरन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम में TRF से वाबस्ता 3 मिलिटेंट मारे गए थे। कांग्रेस ने कहा है कि चीन हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो चुका है और कोर कमांडर सतह की मीटिंग में वापस लौटने से इनकार कर दिया है। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बहरान के हल के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुल्क के बाशिंदों को मुतल्ला करना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी कर रहा है। मुल्क के फौजी दस्ते जिस सरहद पर गश्त करते थे वहां अब ऐसा नहीं हो रहा है और चीन के साथ कोर कमांडर सतह की मीटिंग के 13वें दौर में हिंदुस्तान के कमांडरों ने चीन की नीयत को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। ने चीन को एक क्लीन चिट दी 19 जून 2020 को यह वक्तव्य देकर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जितनी बार इसको दोहराया जाए उतना कम होगा। इस वक्तव्य की वजह से जो हमारे गलवान को लेकर, घोघरा को लेकर, हॉट स्प्रिंग के एक हिस्से को लेकर जो करारनामे भी हुए हैं, जो समझौते भी हुए हैं, वह भी गैर बराबरी के समझौते हो गए। द बैलेंस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। गैर बराबरी के समझौते क्यों हुआ ये? मैं आपकी इंतजार करूं या चलने दूं? जो नया कैमरा आया है मैं बोलता रहूंगा, फिर रिपीट कर दूंगा। चीन की समझ में आ गया, विश्व की समझ में आ गया कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको भारत की भौगोलिक संप्रभुता से अधिक, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी कृत्रिम छवि की चिंता ज्यादा है। Here is the Prime Minister in India who is more worried about an artificial image of masculinity which he has created about himself, much more worried about that than the geographical integrity of the borders of India.
ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी पूरे विश्व द्वारा, और इसके जिम्मेदार और कोई हो ही नहीं सकता, वही व्यक्ति हो सकता है जिसने ये टिप्पणी की थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक मंदिर को नवरात्रि के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा के नोटों से सजाया गया। इसकी सजावट के लिए 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया गया। नेल्लोर जिले में वाक़ इस मंदिर का नाम कनियाका परमेश्वरी है। इस मंदिर में हर साल नवरात्रि और दशहरे के मौके पर खास पूजा की जाती है और मंदिर की नोटों से स्पेशल डेकोरेशन किया जाता है। मंदिर में देवी की मूर्ति के साथ दीवारों को भी नए नोटों से सजाया गया। 100 से ज़्यादा आरएसएस के कारकुनों ने दिन रात मेहनत कर मंदिर को 5 करोड़ 16 लाख रुपए के नोटों से सजाया। इससे पहले 2020 में कनियाका परमेश्वरी मंदिर को दशहरा के मौके पर 1 करोड़ से ज़्यादा के नोटों से सजाया गया था। बेंगलुरु के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में लगातार हो रही बारिश से आबी जमाव का मसला पैदा हो गया, जिससे बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीर के रोज़ हवाई अड्डा अहाता एक वन टाउन बस स्टैंड में बदल गया, क्योंकि बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने वाले मकामी अफराद मुख्तलिफ एयरपोर्ट टर्मिनल का ऐलान करते पाए गए। ज़बरदस्त बारिश के सबब हवाई अड्डे के टर्मिनल के पास घुटने तक पानी भर जाने से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि टैक्सी घंटों तक फंसी रही और उनमें से कुछ बंद हो गई। इस अहाते में सैकड़ों कैब बारिश के पानी में जुज़वी तौर से डूब गए, जिसके बाद उनमें तकनीकी खराबी आ गई। हवाई अड्डा टर्मिनल के सफ़र के लिए अपने सामान के साथ ट्रैक्टर पर सवार बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ले लो ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ हरियाणा हुकूमत ने पीर के रोज़ साल 1967 और साल 1980 के उन 2 अहकामात को वापस ले लिया, जिसमें हरियाणा हुकूमत के मुलाजमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। हरियाणा हुकूमत के इस फैसले पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि अब हरियाणा हुकूमत के मुलाजमीन को संघ की शाखाओं में हिस्सा लेने की छूट सरकार चला रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला। वाज़ेह रहे कि मनोहर लाल खट्टर हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज कानून 2016 के अमल में आने के साथ ही हुकूमत की तरफ से 1980 और 1967 में दिए गए अहकामात फौरी तौर पर वापस लिए जाते हैं। पीर को हुकूमत की जानिब से लिए गए इस फैसले के बाद हरियाणा हुकूमत के मुलाजिमीन अब आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, यानी अब हरियाणा के सरकारी मुलाजिमीन को संघ की शाखाओं में शिरकत करने की छूट मिल गई है। खट्टर की क़यादत वाली हरियाणा हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया कि अप्रैल 1980 में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से जारी हुक्म में रियासती हुकूमत के मुलाजमीन को संघ की सरगर्मियों में किसी भी तरह के हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। इससे कबल 1967 में भी ऐसी रोक लगाई गई थी। अब उन अहकामात को वापस ले लिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पीर के रोज़ एक छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ये प्लेन 2 मकानों के ऊपर गिरा और धमाके के बाद आग लग गई। एक डिलीवरी ट्रक समेत कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। ये हादसा इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 से 4 लोग जख्मी हो गए, वहीं 10 घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल लीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।